चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना। नई यूनिट है और मेरे हिसाब से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो लास्ट यूनिट है, ठीक है ना। तो उसको आप ध्यान से अगर समझ लेंगे तो फायदा होगा। इस यूनिट का भी वेटेज मेरे हिसाब से कितना है, कितना वेटेज है? तो भाई अगर देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट इसी यूनिट में है। इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट बेनिफिट? कॉस्ट कम लगाएं और बेनिफिट ज्यादा हो, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट मुझे लगता है इसी यूनिट में है। बहुत कम पढ़ना है और बहुत अच्छे खासे 7-8 नंबर बहुत होते हैं भाई। बोर्ड में ना एक एक नंबर के लिए जब आप लड़ेंगे ना तब आपको एहसास होगा कि 7 नंबर कितने होते हैं। तो एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है वहां पर, ठीक है। चलिए चैप्टर का नाम डालिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तो पढ़ेंगे तो हम लोग सेमीकंडक्टर को, लेकिन शुरुआत कहां से ही करेंगे? कंडक्टर से ही करेंगे, ठीक है ना। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है ना। 3 टाइप के मतलब मटेरियल पाए जाते हैं हमारी इस दुनिया में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर 3 टाइप के मटेरियल पाए जाते हैं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। हालांकि सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो 3 ही है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर्स मतलब जो कि बहुत ज्यादा इजीली, मतलब बिल्कुल इजीली, यानी कि जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो और वो बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट होने दें, वो कहलाएंगे क्या? हमारे कंडक्टर्स। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर जनरली, सभी मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्लियर ना। दूसरी बात, इंसुलेटर, जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल पास ना होने दें। सही मायनों में तो इंसुलेटर वही होता है जो बिल्कुल पास ना होना दे, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मिनिमम हो या बहुत कम हो, उसको कहते हैं क्या हम लोग? इंसुलेटर। मतलब बहुत कम, बहुत ज्यादा कम हो जाए, ठीक है, इंसुलेटर। और इन दोनों के बीच में लाई करने वाली डिवाइस को सेमीकंडक्टर, मतलब जिसका कंडक्शन बहुत ज्यादा ना हो और जिसका इंसुलेशन भी बहुत ज्यादा ना हो। ना तो बहुत ज्यादा लाइट को इंसुलेट करता हो और ना ही बहुत ज्यादा कंडक्ट आता हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी को, सॉरी लाइट करा मैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा ना तो कंडक्ट आ पाए और ना बहुत ज्यादा रोक सके, दोनों के बीच में लाई करेगा तो क्या कहलाएगा? सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखना शुरू करिए जिससे कि आपको थोड़ी गर्मी मिल जाए, ठीक है ना। लिखिए मेटल्स, पहली बार कंडक्टर डाल लो, कंडक्टर्स। छोटी छोटी हेडिंग है, पता है, पता होने के बाद भी, लेकिन चैप्टर की शुरुआत ऐसे ही की जाती है, ठीक है ना, छोटे छोटे टर्म से। कंडक्टर्स, ठीक है। देखिए, द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली, द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली, the substance which conduct electricity easily are called conductors. The substance which conduct electricity easily are called conductors. For example, metals. हाँ, वेरी गुड। लेकिन हम लोग चूंकि वहाँ केमिस्ट्री वाला सब नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ लिख लो, मेटल्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एटसेट्रा, मेटल्स and strong electrolyte etc, है ना। The substance which conduct electricity easily are known as, is called conductors, है ना, is called conductors. For example, metals and strong electrolytes, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, लिखिए सेमी इंसुलेटर, इंसुलेटर ना, insulator, the substance which do not conduct electricity, the substance which do not conduct electricity are known as insulator, are known as insulator. For example, wood, है ना, फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, प्लास्टिक से बेहतर होगा कि आप लिखें पॉलीमर, ठीक है ना, वुड, पॉलीमर और अमॉर्फस सॉलिड्स। जनरली जो अमॉर्फस सॉलिड होता है ना, रबर वगैरह जो है ना, ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड। एक दिन और भी इसका जिक्र आया था केमिस्ट्री में शायद, है ना। 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिनको कि पीसने पर
चूर्ण बन जाए। चूर्ण बनना मतलब उनका पतले पतले क्रिस्टल्स बन जाए, बहुत छोटे 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 क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाए, टूट सके, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड जिनको कि ऐसे पीस नहीं सकते आप, कि पीस करके उनसे क्या बना लें, जैसे रबर होती है, वो अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है ना। हालांकि उसके बहुत सारे और भी तरीके हैं समझाने के कि क्या क्या होता है, ठीक है ना, किस में अच्छा कट लगेगा, किस में अच्छा कट नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो खैर उसका इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जरूरत नहीं है जो हमारे अगर सिलेबस के साथ देखें, ठीक है ना। नेक्स्ट अगेन सेमी कंडक्टर, मेन तो हमारा ये है सेमी कंडक्टर। ओके, द सब्सटेंस विच हैज कंडक्टिविटी in between the conductors and insulator. The substance which has conductivity in between conductors and insulators. वो सब्सटेंस जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में, जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है, द सब्सटेंस विच हैज कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर नोन एज सेमी कंडक्टर। आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। ओके, आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स मतलब कुछ है नहीं इसमें, बार बार कह रहा हूँ, यूनिट में कुछ भी नहीं है। जो आपका सिलेबस है वो इतना ज़्यादा आसान है, इतना छोटा है, कोई उसमें न्यूमेरिकल जैसा भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। सीधे सीधे बस जो है उसी को आपको याद कर लेना है, और थियोरिटिकल है सब कुछ, ठीक है ना, कोई न्यूमेरिकल टाइप कुछ नहीं लग रहा है मुझे, ठीक। तो कहने का मतलब यह है, इसको जरूर आप मतलब एक दो बार इसको पढ़ोगे, ये तैयार हो जाएगी, इसका एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए, हाँ, ठीक है ना। चलो खैर, क्या हो गया बच्चों, है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की कहानी खत्म हुई, ठीक है ना। हाँ, एग्जांपल लिखिए, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, है ना, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और सम अदर मेटलॉइड्स, सिलिकॉन और सम अदर मेटलॉइड्स। ओके, अब लिखिए, अब देखो ये मेन यहां से, जहां से आपका सिलेबस में जो लिखा है ना, वो यहां से शुरू होती है कहानी। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को हमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेस पर समझाना है। पहली बात तो अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं, तो बचपन मतलब एकदम बच्चों से पता चल जाती है बात तो, कि भैया कंडक्टर वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो जाती है, इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने ही नहीं देते हैं। इंसुलेटर का मतलब तो वही हुआ कि वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना होने दे, ठीक है ना। विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप ऐसा लिख सकते हैं, विच डू नॉट कंडक्ट। हालांकि परफेक्ट इंसुलेटर दुनिया में कोई चीज नहीं होती, और परफेक्ट कंडक्टर भी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर के बारे में पहले जानते थे, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ने लगी। जैसे मान लीजिए कि आपने जो हमारे एल्युमिनियम वायर हैं या आपके जो कॉपर वायर है, तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली कंडक्ट हो जाती है, सिल्वर वायर हो जाएंगे, ठीक है ना, कॉपर वायर हो जाएंगे, या फिर आपका एल्युमिनियम वायर हो जाएंगे। लेकिन उनसे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है कि उनसे बहुत सारी डिवाइसेस को चला पाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। उतनी करंट को झेल नहीं पाती बहुत सारी डिवाइसेस जितनी करंट उनसे आती है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इतना ज्यादा इंसुलेटर हो जाती हैं कि उनसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती नहीं है, मतलब डिवाइस चलाने के लिए जितनी चाहिए उतनी भी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें ऐसी डिवाइसेस की जरूरत पड़ने लगी जिन डिवाइसेस से करंट इनके बीच में लाई कर जाए, ठीक है। और ये डिवाइसेस एक टाइम में जब इनका इन्वेंशन हो रहा था, तो तब इनके बारे में लग रहा था कि ये बस सिर्फ कोई ज़्यादा बहुत बड़ा रोल अदा नहीं करेंगे, लेकिन आज के टाइम में हमारी इस दुनिया में सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है ना, बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जब से सेमीकंडक्टर का हमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हुई है, तब से लेकर के अब तक लगातार एडवांसमेंट ही आता जा रहा है हमारी चीज़ों में, ठीक है ना। हम उतने ही ज़्यादा क्या होते जा रहे हैं, डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। जितना सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को हम और ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम और डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। और डिजिटलाइज होने का मतलब है कि चीज़ें एक्यूरेसी की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। उससे पहले तक सारी चीज़ें ज़्यादा होती थी, मैनुअल होती थी, तो मैनुअल चीज़ों में बहुत कम एक्यूरेसी होती है, लेकिन डिजिटल चीज़ों में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस। अब मामला आता है कि सर ये कंडक्टर इंसुलेटर वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी भी कंडक्टर में या इंसुलेटर में या सेमीकंडक्टर में दो टाइप के बैंड पाए जाते हैं। बैंड का मतलब होता है, जैसे हम इससे पहले मतलब ये क्या करते हैं, हर एक जब नया चैप्टर आता है तो उसमें नया क्लेवर देते हैं, उसको एक नए उसमें टर्मिनोलॉजी भी नई बनानी शुरू कर देते हैं, और नई टर्मिनोलॉजी बना करके बस उसको क्या करने लगते हैं, थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ नया खोजा है, नई बात बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नहीं तो इससे पहले भी हम पढ़ते आ रहे हैं यही चीज़ कि किसी भी एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, और एनर्जी लेवल को हम लोग शेल कहते हैं। तो
जो सबसे आखिरी शेल होती है उसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। उसी तरह यहां पर क्या कहा जाने लगा, वो शेल जिसमें जो सबसे आखिरी शेल होती है या जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर के या सेमीकंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में रहते हैं, जिस एनर्जी लेवल में रहते हैं, उस बैंड को वैलेंस बैंड कहते हैं। नाम बैंड दे दिया बस। वो जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया में हम वैलेंस शेल नाम दिया करते थे, वही एरिया को क्या नाम दे दिया गया, वैलेंस बैंड। अब इस वैलेंस बैंड से जब हम इनको एक्साइट करेंगे, तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि अगर बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है, किसी एटम को बाहर से एनर्जाइज किया जाता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट शेल से पहले अपर लेवल में, फिर और अपर लेवल में, फिर और अपर लेवल में, फिर और अपर लेवल में जाता है, एकदम से रिमूव नहीं होता। हमने तो बहुत आसानी से ये भी पढ़ा है कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी देने पर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर? तो वो समय में पता है, लेकिन वो इतनी आसानी से होने वाला प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बस बहुत आसान प्रोसेस है। पहले इलेक्ट्रॉन जंपिंग करते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा जाता है लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में, ठीक है। इसीलिए हमने जब पढ़ा भी इस चैप्टर में, तो हमने पढ़ा कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, तो तब हम क्या लेते हैं केस, एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। तो फिर उसके लिए हम केस लेते हैं कि उसको N1 कहाँ है, मान लीजिए वो थर्ड शेल में लाई करने वाला इलेक्ट्रॉन है, और उसे हम N2 क्या लेते हैं, फाइनली उसका फिर इन्फिनिटी लेते हैं, कि इसको यहाँ से इनफाइनाइट पर भेजने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वही इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में मेरी बात? बिल्कुल वही चीजें हैं और कुछ अलग नहीं है। बस खाली मैं बार बार कह रहा हूँ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, टर्म्स डिफरेंट यूज किए हैं, बाकी और कुछ है नहीं खास। तो अगर हमने किसी एक मेटल को या सेमीकंडक्टर को बाहर से एनर्जी दी, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रह रहा होता है, वो वैलेंस बैंड से जंप मार करके कहां चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो दो टाइप के बैंड लाई कर रहे हैं। हालांकि कंडक्शन बैंड के बियॉन्ड जाएगा तो फिर वो एटम ब्रेक होने लगेगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, रिमूव होने लगेंगे। लेकिन हमें सिर्फ कहां तक रोकना है, उतना ही वोल्टेज देना है जितने की क्या हो जाए। अच्छा, वोल्टेज देने से इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होता है ना। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो एनर्जाइज हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेट होने का मतलब यही है कि पहले तो एनर्जाइज हुआ था, एनर्जाइज होकर के वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप मारता है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड के बेस पर अगर मैंने कहा कंडक्टर की बात करेंगे, तो सबसे कम गैप किस किस के बीच में होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का सबसे कम गैप इन्हीं के बीच में होता है। किनके? कंडक्टर्स के बीच में, ठीक है ना। यानी कंडक्टर का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत कम। गैप कम होने का मतलब कंडक्टर के अंदर मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत थोड़े से वोल्टेज को भी इतने सेंसिटिव होते हैं कि बहुत थोड़े से वोल्टेज को भी सेंस करते हैं और बहुत थोड़े से वोल्टेज पर भी मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। ये जो गैप है यहां पर, इसी को क्या कहा जाता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है ना। क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का ये गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, देखिए सबसे कम, मैं बार बार कह रहा हूं कुछ नहीं है इसमें, इतना भी मैं समझा रहा हूं सिर्फ थोड़ा सा ये बताने के लिए कि हाँ ठीक है हम कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं तो बस इतना ही समझना है कि वैलेंस बैंड का मतलब कोई एक लेवल, और कंडक्शन बैंड मतलब कोई एक लेवल। वैलेंस बैंड में 0 केल्विन टेम्परेचर पर, जहां पर, है ना, वेरी गुड, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन द वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल। समझ में आ रही बात ना। मतलब इस वैलेंस बैंड में रहते हुए भी लेवल होते हैं। बैंड का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, जैसे हमने कहा कोई बैंड है तो उसमें कई कलर्स हैं सर, तो कई कलर के बैंड का मतलब होता है कि ये कलर, ये कलर, ये कलर, वो भी डिफरेंट दिख रहा है। तो इस वैलेंस बैंड के अंदर भी कई सारे लेवल होते हैं। उस लेवल में इसने कहा वो हाईएस्ट लेवल, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड में रहते हुए वो हाईएस्ट लेवल जो कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर लाई करता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड में रहता है, जहां रहता है, उस लेवल को कहा जाता है क्या, फर्मी लेवल। समझ में आ रही बात ना। पहले लिख लो एक दो बातें, वैलेंस बैंड लिखिए पहले, तो सबसे पहले छोटे छोटे तौर पर, अभी मत बनाइएगा ये, पहले लिखो वैलेंस बैंड। द एनर्जी बैंड BND वाला बैंड है ना, द एनर्जी बैंड formed by a series of energy levels, the energy band formed by a series of energy levels containing valence electron।
ठीक है, क्या लिखा, द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स, मतलब क्या, वही देखो, सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल, सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल मतलब इसमें भी अलग अलग कई सारे एनर्जी लेवल होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जब से हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना स्टार्ट किया तब से ये बहुत माइन्यूट लेवल की स्टडी है, इतना छोटे लेवल पर हम स्टडी कर रहे हैं कि चीजें दिखती है नहीं हम लोगों को, बस हमें माननी पड़ रही हैं, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि सब कुछ मानना पड़ रहा है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि वैलेंस बैंड, भाई ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना, एनर्जी लेवल के भी ये छोटा हो गया एक तरीके से, क्योंकि एनर्जी लेवल में भी हम कहते हैं कि वैलेंस शेल में भी ना, वैलेंस शेल भी बहुत बड़ी होती है, उस वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां पर सबसे ज्यादा है पाई जाने की, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग जगह होती है। आपने पढ़े होंगे नोडल सरफेस, नोड और एंटी नोड्स करके, ठीक है ना। तो नोडल सरफेसेस मतलब कुछ एक ही उसी शेल में, हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल का है, लेकिन सेकंड शेल में भी ये कहां रहता होगा, सेकंड शेल को भी अब हम क्या मान रहे हैं, बहुत बड़ी शेल है, ठीक है ना। तो जब बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, हमें लगता है यार ये तो और बहुत बड़ा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो क्या लिखा है, द एनर्जी बैंड बाय ए सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ओके, इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। नेक्स्ट वन देखिए, the highest energy level which an electron can occupy, the highest energy level which an electron can occupy, the highest energy level which an electron can occupy in the valence band, the highest energy level which an electron can occupy in the valence band एट 0 केल्विन। क्या समझ में आया इस बात का, वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन समझ रहे हो ना, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, 0 केल्विन टेम्परेचर, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन मतलब आर्टिफिशियल तैयार किया जा सकता है क्या 0 केल्विन, तो बहुत मिनिमम लेवल पर हम टेम्परेचर को ले जाएं। ये सब चीजें देखो, जैसे मैंने क्या बताया कि भाई अगर हम लोग चाहें तो क्या 0 ग्रेविटी एरिया अर्थ पर क्रिएट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, समझ मेरी बात ना। उसी तरह से 0 केल्विन टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं क्या, बहुत हाईएस्ट एफर्ट लगाने पड़ेंगे तब जाकर के 0 केल्विन टेम्परेचर डेवलप कर पाएंगे, ठीक है ना, वो भी हाँ बिल्कुल। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जब किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, कम, बिल्कुल सीज हो जाए, जब वो सीज, जाहिर है कि ये तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसकी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की रैंडमनेस डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर पर भी गैसेस क्या करती रहती हैं, कितनी ठंडी भी हो जाएगी, अभी जनवरी में बहुत सर्दी भी पड़ेगी तब भी आपका एलपीजी सिलेंडर जो है वो चलता रहेगा, मतलब आप, हालांकि उसमें भी कमी आती है, इसको आप महसूस कर सकते हैं कि अभी सर्दियों में जाना बहुत ज्यादा ठंडक पड़ रही होगी, बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा, तो गैस का जो हमारा गैस चूल्हा है वो भी क्या होने लगता है, धीमे जलने लगता है, ठीक है ना, कारण क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल की जो रैंडमनेस होती है थोड़ी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर जितना डाउन होता चल जाएगा उतनी ही रैंडमनेस कम होती चली जाती है, और जो एटम्स होते हैं वो सीज होने लगते हैं, समझ में बात ना। सीज का मतलब है कि उनका मोशन रेस्ट्रिक्ट होने लगता है, तो मोशन के रेस्ट्रिक्शन के कारण ही हम लोग कहते हैं कि आरएमएस वेलोसिटी घटने लगी है, ठीक है ना, समझ में बात ना। आरएमएस वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, ठीक है ना। तो ये सब चीजें खैर छोड़ो, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझना है कि 0 केल्विन टेम्परेचर जनरली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि 0 केल्विन पर अगर ये दुनिया में 0 केल्विन आ जाएगा तो सारी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब सीज कर जाएंगी, क्योंकि हमारी इस दुनिया में रहने वाली इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी हो जाएंगे। हाँ, अब मैंने बताया ना कि भाई 0 केल्विन पर, अब ये क्योंकि इतने माइनर लेवल पे चले गए, उसने कहा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर जब जो उसका सबसे हाईएस्ट लेवल है, मींस समझ लो ये बहुत ही कम एनर्जी लेवल की बात कर रहा है, बहुत निचले एनर्जी लेवल की बात कर रहा है, तभी तो मैंने कहा सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसकी है, गैसेस की। गैसेस में भी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटीज है ना, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के ऑलमोस्ट बराबर होती है, समझ में आ रही बात है। तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल करती हुई चीजें भी रेस्ट में आने लगेंगी, है ना, समझ रहे हो ना। हालांकि इतना अभी हमें एग्जैक्टली ये चीज नहीं पता कि एग्जैक्ट 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लेकिन बहुत उनकी भी वेलोसिटीज पे इंपैक्ट आने लगेगा। एटम तो सीज हो ही जाएंगे, एटम तो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे एटम एक दूसरे के पास जहां है वहीं जमने लगेंगे, वहीं रुकने लगेंगे, मोशन ही तो रेस्ट्रिक्ट होता है केवल, तो उनका मोशन भी रेस्ट्रिक्ट होने लगेगा। लेकिन हमारे इस अर्थ पर चलती हुई इस जो हम दुनिया देख रहे हैं ना, इस दुनिया में हमारी अर्थ पर
हमें लगता है सबसे फास्टेस्ट वेलोसिटी चलने वाली चीजें कौन सी हैं, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ठीक है ना, समझ वाली बात ना। हाँ, मीडियम इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिव हो जाएगा ना कि उससे फिर लाइट वाइट पास होना, ये सब चीजें बहुत फिनोमेनाज होंगे, लेकिन चलो क्या करना उस पर, ठीक है ना। फिलहाल इसने क्या कहा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड का सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्या कहलाता है, फर्मी लेवल कहलाता है। लिखवाया तो नहीं अभी, ओके, तो लिखे द हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन द वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल, इज कॉल्ड फर्मी लेवल, फर्मी लेवल। नेक्स्ट लिखें कंडक्शन बैंड, ये तो बात कहानी हुई वैलेंस बैंड की, अब लिखे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड द लोवेस्ट, कंडक्शन बैंड लिखिए द लोवेस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड, द लोवेस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड formed just above, the lowest unfilled energy band formed just above the valence band, just above the valence band, just above the valence band is called conduction band. The lowest unfilled energy band formed just above the valence band is called कंडक्शन बैंड। क्या मतलब है इस बात का, अनफिल्ड, सबसे लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा, कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। मतलब वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर रहता है, ये थोड़ा सा इनमें गैप रहेगा, ठीक है। क्या लिखा, इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, हो गया यहां तक, बहुत अच्छे। अब लिखिए, है ना, मेटल्स के बारे में लिखिए पहले तो, मेटल्स अलग से हेडिंग डालिए छोटा सा एक, मेटल्स, और फिर लिखें, ठीक है। द एनर्जी बैंड, द एनर्जी बैंड्स ऑफ मेटल्स हैव 2 पॉसिबिलिटीज। मेटल्स के एनर्जी बैंड दो पॉसिबिलिटी रखते हैं। मतलब मैं कोई भी चैप्टर होगा तो बियॉन्ड ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। ये इतना सब आने के चांसेस में, ये भी बता दूंगा इस चैप्टर में क्या आएगा, ये तो पेपर ही पता है आप लोगों को। कमाल की बात यह है कि इस चैप्टर का तो आपको पता है कि पेपर में क्या है पहले से, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं, सिलेबस इतना सा है और 6-7 नंबर का वेटेज है, तो उतने में तो भाई वो सारी चीजें आ जाएंगी जो है सिलेबस में, ठीक है ना, सब आ जाएंगी उसमें, वो सारा कवर कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा चैप्टर दे दिया उठा करके, ठीक है ना, पर ये सब नहीं आएगा जो अभी मैं बता रहा हूँ। ये बहुत कम चांस है, एक नंबर में कोई अगर एमसीक्यू वगैरह बनने लगा तो बहुत ज्यादा से ज्यादा बस यही बनेगा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का फॉर्म्ड एनर्जी गैप सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके लिए, लोवेस्ट किसके लिए, ठीक है ना। तो लोवेस्ट इंसुलेटर के लिए, सॉरी लोवेस्ट गैप एनर्जी गैप सबसे कम किसके लिए, कंडक्टर के लिए, और सबसे ज्यादा किसके लिए, इंसुलेटर के लिए, और उसके बीच में सेमी कंडक्टर के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या लिखा, मेटल्स हैव 2 पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटी रखते हैं। क्या, पहले लिखो द वैलेंस बैंड मे बी कंप्लीटली फिल्ड, फर्स्ट सेकंड करके डाल लीजिएगा, द वैलेंस बैंड मे बी कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड। The valence band may be completely filled and the conduction band partially filled with an extremely small energy gap. Conduction band, valence band may be completely filled, मतलब 2 केस बनेंगे कि वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड हो, वैलेंस बैंड मे बी कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड, कंडक्शन बैंड partially filled with an extremely small energy gap, with an extremely small energy gap। वो यही केस दिखा रहा है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो कि ये पूरा भरा हुआ है, वैलेंस बैंड जो है वो पूरा भरा हुआ है, और जो आपका एनर्जी बैंड है, कंडक्शन बैंड है, वो पार्शियली फिल्ड है, सिर्फ पार्शियली फिल्ड है, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल है। मतलब आप ये समझिए कि मैंने बहुत बड़ी, बहुत जूम करके दिखाई हुई पिक्चर है ये, इतना कम एनर्जी गैप है, एक्सट्रीमली स्मॉल एनर्जी गैप इनके बीच में। तो एक केस तो ये बन गया इसका, एक केस ये बनता है, पहले है ना, ये बना लो जल्दी से डायग्राम, ठीक है। मतलब क्या बताने की कोशिश की कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें 2 केस पाए जाते हैं, हालांकि सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में 2 केस नहीं पाए जाते, है ना। इनमें 2 केस मिलते हैं कि वैलेंस बैंड पूरा भरा हो और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो और उनके बीच में एक्सट्रीमली स्मॉल गैप हो, ठीक है ना।
हाँ, दूसरा ऐसे बनेगा। चलो अब बस 1 मिनट। कंडक्शन में ये सेकंड केस होगा। लिखिए, हो गया, ये वाला बन गया ना। लिखो सेकंड में, लिखिए द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। बेसिक बेसिक बातें याद ही रखनी है। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी लिखिएगा, ठीक है ना। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। इसमें तो कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होगा, उसमें कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, एम्प्टी। बट दीज टू ओवरलैप ईच अदर। लेकिन ये दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर क्या कर रखे होंगे, ओवरलैप कर रखे होंगे। यहां एक्सट्रीमली स्मॉल एनर्जी गैप है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ पहले से ही कंडक्शन बैंड में मौजूद है और थोड़ा सा स्मॉल एनर्जी गैप है, तो आप इसको थोड़ा सा वोल्टेज देंगे, ये क्या कर जाएगा, मतलब ये कुल मिला जुलाकर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की बात आती है यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब कंडक्टर में भी बढ़िया कंडक्टर होगा अगर उनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम हो गया, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रखे होंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, बहुत अच्छे। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद complete field and the conduction band is empty but the two overlap each other. ओके, नेक्स्ट लिखो इंसुलेटर्स। कंडक्टर कहानी खत्म। हाँ, ये बनाना, दोनों बन गए हो तो पहले वाले केस में ये बनाना, दूसरे केस में बनाना, खत्म। दूसरे वाले में ये बताया ना मैं पहले कि ये कंडक्शन वैलेंस बैंड तो पूरा भरा है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रखे हैं। ओवरलैप करना मतलब है कि एक दूसरे में घुस गए हैं, तो इसका मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, हाँ एनर्जी गैप जीरो, बिल्कुल ठीक है ना, एनर्जी गैप जीरो। ओके, सेकंड लिखिए, हो गया। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स लिखिए, इन insulators the forbidden energy gap is quite large. In insulator the forbidden energy gap is quite large. Okay, in insulator the forbidden energy gap is quite large. For example, the energy gap for diamond is 6 electron volt. अच्छा, एनर्जी गैप का मतलब क्या है? पहली बात, जो यहां रहेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। कंडक्शन बैंड मतलब वो वाला बैंड जहां रह करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हिस्सा लेना स्टार्ट कर देंगे। कंडक्शन बैंड वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में या कंडक्शन में हेल्प करना स्टार्ट या सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, है दोनों वैलेंस शेल के अंदर ही, समझ में आ रही बात ना। भाई हमने कहा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये सिर्फ एनर्जी के लेवल का डिफरेंस है उसी में, ठीक है ना। और वैलेंस बैंड में रहते हुए सबसे हाईएस्ट लेवल जो होगा वो फर्मी लेवल होगा, मींस फर्मी लेवल से सबसे पहले जाएंगे ऊपर, समझ में आ रही बात ना। तो अभी इसने क्या कहा, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप अच्छा खासा होता है, मतलब कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड का बताया उसने, ठीक है ना, कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर है तो इसका मतलब सर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जंप कराकर कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए भी मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगी, मिनिमम है ये, ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके जी। अब
नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद कंडक्शन बैंड कंटिन्यूज टू बी ऑलमोस्ट एम्प्टी, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर्स। यहाँ बना लो डायग्राम, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का गैप बना लो इसके बीच में, ठीक है ना। ये रहा कंडक्शन बैंड, इसका कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड पूरा भरा रहेगा, ठीक है ना। तो वैलेंस बैंड पूरा फिल होगा, ठीक है ना, कंप्लीटली फिल्ड, और कंडक्शन बैंड नहीं भरा होगा, ठीक है ना। ये रहा हमारा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, एनर्जी गैप लार्ज। इंसुलेटर में बनाना है डायग्राम, ठीक है ना, तो यहाँ लिख भी देना, एनर्जी गैप क्या होता है, लार्ज होता है, अच्छा खासा होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। फॉरवर्ड एनर्जी गैप अच्छा खासा हो गया, ठीक है ना, तुम लोग तो हद कर देते हो। देखो अच्छा जल्दी से, क्या आया, हो गया ना इंसुलेटर। इंसुलेटर का बना लिया डायग्राम, जल्दी बनाओ। सेमी कंडक्टर का, अगला टाइम नहीं है भाई। सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर, ठीक है, तो लिखिए द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कंडक्टर, द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कंडक्टर is similar to the insulator. The energy band structure of semiconductor is similar to the insulator, but in semiconductor the size of forbidden energy gap, देखो, the energy band structure of the semiconductor is similar to the insulator, but in semiconductor the forbidden energy gap is much smaller. The forbidden energy gap is much smaller than that of insulator, is much more smaller than the insulator. ये बना लीजिए जल्दी से, ठीक है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड थोड़ा ज्यादा रखिएगा, किससे, बस कंडक्टर वाले से थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा, ठीक है ना। एनर्जी गैप, इसी को फोरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं, ठीक है ना, एनर्जी गैप। अच्छा स्ट्रक्चर सेम क्यों बताया उसने, बताओ ना भाई। स्ट्रक्चर सेम का मतलब यानी जैसे इसका वैलेंस बैंड पूरा भरा होगा और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, इसका भी वैलेंस बैंड पूरा भरा होगा, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, लेकिन इसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, इसमें एनर्जी गैप कम होगा। सबसे कम एनर्जी गैप कंडक्टर, उससे ज्यादा एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर, और सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इंसुलेटर। बस इतना ही जानना था अब तक की थ्योरी में, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डालिए, ठीक है ना। अच्छा एग्जांपल भी लिख लो, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, हाँ फॉर एग्जांपल सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन जर्मेनियम। अब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ बच्चे, ये सेमीकंडक्टर का है, सेमीकंडक्टर थोड़ा उससे ज्यादा बनाना तुम, मेरा ना अगर बनाना हो किससे भाई, समझ लो ना, कंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा बनाना गैप। मुझे लग रहा है कि मेरा गैप उतना ज्यादा नहीं बना उसमें, सेमीकंडक्टर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो जल्दी, फोर मेटल्स। चलिए वापस से मेटल के लिए कुछ बता रहा हूं, ध्यान से। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मेटल में रेजिस्टिविटी का जो रेजिस्टिविटी कहां से कहां तक होती है, मेटल की रेजिस्टिविटी की रेंज, रेजिस्टिविटी सर रेजिस्टिविटी लाई करती है 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -2 तक। अब बताऊंगा, कौन बताएगा मुझे यूनिट रेजिस्टिविटी की? अरे यार कुछ भी बोलते हैं यार ये लोग, कसम से मूड तुम लोग खराब कर देते हो यार, इतना बेकार जवाब देते हो। कप्पा कहां से आ गया, कप्पा सिंबल है पहली बात। दूसरी बात वो कंडक्टिविटी का सिंबल है, दूसरी गलती, तो 2 गलती हो गई। तीसरी बात वो केमिस्ट्री का टर्म है, ठीक है। चौथी बात रेजिस्टिविटी की यूनिट तो कौन भूलेगा यार, ओम मीटर। 10th में भी आपने इतना पढ़ा हुआ है, बार बार आती है ये यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। 10 की पावर -8 से लेकर
10 की पावर -2। अब आप देख लीजिए कितनी कम है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, रेजिस्टिविटी, और सॉरी मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत कम, कंडक्टिविटी बताओ। अगर आपने एक रेंज याद कर ली ना तो दूसरी अपना बता दोगे, बोलो कैसे? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ना, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसको कह सकते हैं ये कप्पा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? साइमन मीटर इनवर्स, श्योर हो? हाँ, ओम इनवर्स को क्या कहते हैं? साइमन। तो साइमन पर मीटर, ठीक है ना, साइमन पर मीटर, ठीक है। तो कंडक्टिविटी कहां से कहां, बोलो, नैन्सी बताएगी कंडक्टिविटी कहां से कहां तक होगी। कृष्णा बताओ, बताओ, हमें बताओ, सगुन बताओ। अरे तुम लोग का सिलेबस बहुत पहले हो गया भाई। कंडक्टिविटी की यूनिट, अरे वो सॉरी रेंज, सर 10 की पावर 2 साइमन पर मीटर से 10 की पावर 8 साइमन पर मीटर तक होगा। नहीं समझे भाई? बस क्या बताना है, एक बात बताओ, इसका उल्टा ही तो कंडक्टिविटी होगा ना। हाँ, साइमन मीटर इनवर्स, वेरी गुड, ठीक है ना, साइमन मीटर इनवर्स। ओके, चलो जी, 10 की पावर, लेकिन जब लिखेंगे तो उल्टा ऐसे लिखेंगे, 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 8 तक। जल्दी लिखें, फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी कहां से कहां तक होगी? सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक, 1 ओम मीटर टू 10 की पावर 5 ओम मीटर। अब देखो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में तो पॉजिटिव में आ गया ये, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी कितनी होगी? कंडक्टिविटी वो जाएगी सर 10 की पावर -5 साइमन मीटर इनवर्स से लेकर, बोलो 1 तक। 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होगा ना, तो 1 ओम मीटर तक, ठीक है जी, सॉरी 1 साइमन मीटर इनवर्स तक, साइमन मीटर इनवर्स। फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए क्या हो जाएगा? इंसुलेटर के लिए रो, रो मतलब रेजिस्टिविटी ना, लगभग 10 की पावर 8 ओम मीटर, 10 की पावर 8 ओम मीटर। तो फिर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? बहुत कम सर, कंडक्टिविटी लगभग 10 की पावर -8 साइमन मीटर इनवर्स। तो एक याद कर लो आप, रेजिस्टिविटी की रेंज याद कर लो तो आपको कंडक्टिविटी की अपना आप याद हो जाएगी, ठीक है ना। हो गया, हो गया। नेक्स्ट लिखिए, सेमी कंडक्टर्स, जल्दी से। देखो अब जो ये सेमी कंडक्टर है ना, हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो सेमी कंडक्टर्स हैं, मतलब इनका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जनरली सिलिकॉन को तो आप जानते होंगे, सिलिकॉन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4। तो भाई अच्छा बताओ, सिलिकॉन के अंदर कैटेनेशन पावर होती कि नहीं होती है? सिलिकॉन में होती है सर। कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें कैटेनेशन पाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कार्बन फैमिली का मेंबर है सिलिकॉन, तो इसका मतलब सिलिकॉन में भी कैटेनेशन होता है। कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो सेमी कंडक्टर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है, हालांकि प्योर सेमीकंडक्टर किसी काम का नहीं होता। समझ में आई बात ना? मतलब कहने का यह है कि प्योर सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी को थोड़ा बहुत एनहांस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें इंप्योरिटीज मिलाते हैं। उन इंप्योरिटीज को मिलाने को ही हम लोग डोपिंग कहते हैं। किसी भी सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज के ऐड कर देने के प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। समझ में आ रही बात ना? तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऐसे लिखो इंट्रिंसिक, बल्कि लिखो द सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, द सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स लिखो। The semiconductor in which
द सेमीकंडक्टर इन विच द करंट कैरियर्स the semiconductor in which the current carriers are electrons and holes. The current carriers are electrons and holes in electrons and holes in equal amount. The semiconductor in which the current carriers electrons and holes. करंट कैरियर्स, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज मतलब होल। एक इलेक्ट्रॉन के अपनी जगह छोड़ देने से उसके पीछे जो एम्प्टी स्पेस रह जाता है उस स्पेस को कहा जाता है क्या? होल। और यह माना जाता है कि सर एक नेगेटिव जब अपनी जगह छोड़ता है तो अपने पीछे वो पॉजिटिविटी छोड़ के जाता है। मींस एक नेगेटिव कैरियर जब हटता है अपनी जगह से तो उसका वहां पर क्या रह जाता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर रह जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल अमाउंट में होते हैं। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? तो क्या लिखा? द सेमीकंडक्टर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स एंड द चार्ज करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन एंड होल आर इन इक्वल अमाउंट। therefore these semiconductors are pure semiconductors. Therefore these semiconductors are pure semiconductor. ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट टॉपिक लोगों छोटा सा, डोपिंग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बस अभी वो बाद में, एक्सट्रिंसिक उसके बाद ही आ गया ना। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। कुल मिला जुला कर इंट्रिंसिक मतलब प्योर और एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। इम्प्योर कब होंगे? जब डोपिंग कर देंगे। चलो इसका को बना लेते हैं पहले स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखो एक बार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी से, ठीक है ना भाई। बच्चों बात ना करो। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक है ना। सिलिकॉन, ये सिलिकॉन के एटम्स हैं जो कि आपस में बॉन्डेड होंगे। कैटिनेशन पावर क्या कहती है कि इनके अंदर, देखो ध्यान से सुना, बताओ कितने बॉन्ड बना दिए इनके बीच में? कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड है ये एक बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात कुछ? ये दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है बीच में और ये एक ही बॉन्ड शो कर रहा हूं मैं, परेशान मत होइएगा। इधर भी है एक बॉन्ड, इधर भी है एक बॉन्ड, इधर ये एक बॉन्ड। समझ में आ रही बात ना क्या बता रहा हूं? बना लीजिए जल्दी से बनाते जाइए साथ साथ। हाँ अरे बना सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है भाई। नंबर कुछ है ही नहीं ना इसमें करने के लिए इस यूनिट में। अब थोड़ा बहुत डिजाइनिंग कर लो तो अच्छा लगेगा, है ना। बनाओ आदित्य, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। हाँ और क्या? हाँ ये जो डॉट दिख रहा है ना भाई मेरे प्यारो, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब बिना बात है, ठीक है ना। हाँ बस वो थोड़ा दिखा रहा है और कुछ नहीं। पहली बात तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स, बना रहा हूँ सब बना रहा हूँ, डोंट वरी। अभी एक नहीं अभी दो और भी हैं, ठीक है ना, परेशान मत हो। मैं कुछ बताने लगा था, मुझे पता नहीं था कि तुम बस इसी फिराक में बैठी हो कि मैं उधर मुड़ूंगा और तुम बताओगे कि सर आपका देखिए छूट गया, ठीक है ना। मुझे पता नहीं था ये बात, इसलिए मैं पहले बना के तब बताता, ठीक है ना। चलो अब ध्यान लगा, कितना बढ़िया डिजाइन बन गया, ठीक है ना। देखो तो सुनो, सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, जब पहली बात सिलिकॉन कैसा कंपाउंड है? सिलिकॉन कैसा एटम है सर? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कारण क्योंकि उसकी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो वो किसी को चार्ज दे सकता ना किसी चार्ज ले सकता, इसलिए चारों क्या ही बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। खास तौर पे ये कार्बन फैमिली का, इसलिए इसके अंदर कैटिनेशन पावर भी होती है। तो सिलिकॉन के एटम आपस में ही बॉन्ड बनाकर अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, वो ये है सिलिकॉन स्ट्रक्चर। यही प्योर सेमीकंडक्टर है, सही मायनों में सेमीकंडक्टर यही है, ठीक है ना। सिलिकॉन का बनाया हुआ सेमीकंडक्टर,
इस सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि जब दो एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पर दोनों का अधिकार होता है, इसलिए वो दोनों के बीच में लिखे जाते हैं, दोनों के बीच में। सपोज कर लीजिए कि आपको HCl के इलेक्ट्रॉन लिखने, नहीं HCl के तो बेकार रहेंगे, बढ़िया नहीं रहेगा, Cl के लिखना हो, क्लोरीन के, तो एकदम बीच में लिख देना है, एकदम बीच में रहना चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज यहाँ शो करने की कोशिश की है कि ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना करके यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन दोनों पर बराबर अधिकार होगा दोनों का, इसलिए बीच में रहेंगे और थोड़ा एक दूसरे से गैप दिखाने का फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। तो ये सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर हुआ, प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें एक भी एटम किसी और का नहीं है। लेकिन सर इसी में अगर मैंने कोई दूसरा इसके अलावा किसी और नेचर का कोई एक एटम मिला दिया तो ये इम्प्योर हो जाएगा, एक भी मिला दिया तो इम्प्योर हो जाएगा, एक नहीं मिलाता हम ऐसे हजारों लाखों मिला देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हजारों लाखों का पता नहीं चलता यार, एटम हजारों लाखों में बहुत बड़ी बात नहीं होती एटम्स की, ठीक है ना, एटम का हजारों लाखों में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, हम यहां से सर इंप्योरिटीज मिलाएंगे इसमें, और इंप्योरिटीज कैसे मिलाएंगे कि इसका कोई एक एटम, सिलिकॉन का कोई एक एटम हटा के उसकी जगह कोई ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला देंगे। अगर ट्राईवैलेंट मिलाई, ठीक है ना, नाइट्रोजन कैसी इंप्योरिटी के केस में आएगा बताओ, नहीं नाइट्रोजन किस तरह की मतलब इंप्योरिटी होगी, जिनकी आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वैलेंसी 3 होती है, उनको ट्राईवैलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राईवैलेंट। और जिनकी वैलेंसी सर, जिनकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास उनकी वैलेंसी 5 हो जाती है, क्योंकि उनको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो उनको कैसे कहा जाता है? पेंटावैलेंट। कुछ बात समझ में आ रही ना? अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, हाँ सही है ना। आर्सेनिक कैसी इंप्योरिटी में आएगा? अच्छा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जिनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ लो ना। और पहले लिख लो, अच्छा आप डोपिंग लिखो पहले जल्दी से, अब दोनों तरफ का दिमाग में घुसा हुआ है कि उधर से जल्दी छोड़ना। बना लिया डायग्राम ना, बहुत अच्छे। पहले एक छोटा टॉपिक लिखिए, डोपिंग, DOPING, डोपिंग लिखो इसमें। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटीज, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटी, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to a pure semiconductor crystal, the process of adding impurity to a pure semiconductor crystal। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों जब इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होते हैं ना, मेजॉरिटी बराबर में होते हैं, बराबर मात्रा में, तो उतना अच्छा कंडक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जब हम किसी एक को मेजॉरिटी में कर देते हैं और एक को माइनॉरिटी में कर देते हैं तो फिर कंडक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, ब्रैकेट में लिखेगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, टू ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, so as to improve its conductivity, so as to improve its conductivity is called doping, is called doping, ठीक है ना। so as to improve its conductivity is called doping, ठीक है। the impurity atom are of 2 types, the impurity atom are of 2 types, जल्दी से इसको पूरा कर लो बस, यही n टाइप और p टाइप कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। The impurity atoms are of 2 type, पहला लिखिए pentavalent impurity atoms, the impurity atoms are of 2 types, फर्स्ट लिखें pentavalent impurity atoms, pentavalent impurity atoms, ओके इसमें लिखें the atoms having 5 valence electrons, the atoms जब मिलाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, वो सब कल समझाऊंगा, लेकिन बस अभी लिख लो कि पेंटावैलेंट किसे कहते हैं, ट्राइवैलेंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम्स, द एटम्स हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक, नहीं नाइट्रोजन नहीं मिलाएंगे, नाइट्रोजन तो नॉन मेटल हो गया ना बच्चे, लाइक आर्सेनिक एंड एंटीमनी, है ना। बिस्मथ फिर बहुत ज्यादा कंडक्टर होने लगेगा, क्योंकि नीचे जाने पर क्या होता है, मेटलिक मेटल्स होने लगते हैं धीरे धीरे। बिस्मथ मेटल होता है, मतलब ऑलमोस्ट मेटल होता है, समझ ना। तो क्या लिखा? आर्सेनिक एंड एंटीमनी, AS और SB। देखिए पहली बात, द एटम्स हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइक आर्सेनिक एंड
एंटीमनी। अरे भाई नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बहुत नीचे चले जाओगे तो बिस्मथ मेटल की कैटेगरी में आने लगेगा। उसके ऊपर जाओगे नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल हो जाएगा। तो ऊपर वाले दोनों इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे और नीचे वाला कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो बीच में जो दो बचे कौन कौन? आर्सेनिक और एंटीमनी। ये मेटलॉइडिक है और इनकी नेचर किस तरह की होगी? सेमीकंडक्टर में काम दे सकते हैं ये, ठीक है ना। तो क्या लिखा? आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ओके, लिखिए दिस एटम, इसी में हाँ फुल स्टॉप बाद लिखिए दिस एटम व्हेन एडिड टू प्योर सेमीकंडक्टर। बताओ अच्छा, अगर मैंने आर्सेनिक को इसमें मिलाया तो आपको क्या लगता है? कोई आर्सेनिक जब मैं इसमें मिलाऊंगा तो किसी ना किसी सिलिकॉन की जगह लेगा वो। मान लो यहां आर्सेनिक मिला दिया तो सर उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 4 तो बना लेंगे किसी ना किसी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इसका मतलब हर एक एटम पर आर्सेनिक का एक एटम डालने पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे ही अगर आपने 1 लाख इलेक्ट्रॉन मिला, 1 लाख एटम डाल दिए उसमें, 1 लाख कोई ज्यादा नहीं है, 1 मोल डाल दिया अगर Na एटम्स, तो Na एटम्स मिला देने पर Na इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा तो सर हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी में आ गए और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी में हो गए। इसलिए ये सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? कोई डाउट तो नहीं? क्या लिखा? दिस एटम when added to pure semiconductor produces excess of free electrons, है ना। this atom when added to pure semiconductor produces excess of free electrons। ठीक है, hence donate the electrons to the pure semiconductor, hence donate the electrons to the semiconductor, and it is also called donor impurity, and it is also called donor impurity। इसलिए इस impurity को हम लोग क्या भी कहते हैं? donor impurity भी कहते हैं, and is also called donor impurity। हो गया donor impurity। and the semiconductor so formed, and the semiconductor so formed, तो इसी में ही आ गया सब। and the semiconductor so formed n-type extrinsic semiconductor, and the semiconductor so formed is called n-type extrinsic semiconductors। ओके, आगे कहानियां कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट हो गई, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से लेकर के उसके आगे कहानी, ठीक है ना, कल की क्लास में कर लेंगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा कल, ठीक है ना। चलिए आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है।